जय हिंद साथियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन प्लेनेट में, जहां हम लाते हैं ऐसी ही नई पोस्ट से रिलेटेड वीडियो। और आज हम आपको लाने वाला हूं एक टेस्ट सीरीज आने वाली है पूरी लेखपाल और पटवारी की, जिसमें आपको मैं सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो 2016 पिछले वर्ष के हैं उसको सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। और आप भी साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 200 क्वेश्चन की पूरी सीरीज आने वाली है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले मैं आज की जो सीरीज़ है 20 क्वेश्चन की आने वाली है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है और अच्छे से एलेबरेट करके मैं आपको समझाने वाला हूँ वीडियो को, जो आपको एक ही बार में सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट याद हो जाए और आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आसानी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। किस प्रकार बीज संबंधित है पौधा से उसी प्रकार कली संबंधित है। यानी कि बीज जो है, बीज यानी हमारा सीड होता है, वो संबंधित है पौधे से संबंधित है। सो ये कह रहा है कि कली किस चीज़ से संबंधित होगी। तो क्वेश्चन इज अ सीड, यानी बीज जो है, बीज से पौधा बनता है साथियों। बीज से यानी कि पौधा बन रहा है, तो कली से क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात है, कली से फूल बनता है। यानी कि जब भी पौधे में कली खिलती है तो उससे फूल का निर्माण होता है और फूल के बाद फल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फूल। फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार डी ए संबंधित है आई एफ से, उसी प्रकार एन के संबंधित है। तो यानी कि ए से जेड तक आप टोटल टेबल मतलब सॉरी अल्फ़ाबेट लिखना है ए से जेड तक, और देखना कि ए और ए डी जो है, मतलब यानी डी और ए है, उसके बीच में दो अल्फ़ाबेट का गैप है, यानी कि बी और सी आपका गैप आएगा, उसके बाद डी आएगा। इन दोनों गैप है। और दूसरी तरफ देखें आई एफ और एफ में, आई एफ में देखेंगे वहाँ भी हमको दो चीज़ का गैप मिलता है, यानी कि एफ जी एच और आई, यानी कि आई और एफ के बीच में दो वर्ड का गैप मिल रहा है। तो उसी प्रकार आसान से पता चल जाएगा कि जो हमारा एन के है, एन के संबंधित किससे होगा। यानी कि एन के बीच में भी दो चीज़ का गैप है, एल और एम का, और उसका वो संबंधित होगा हमारे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एस पी, एस और पी से। यानी कि हर एक वर्ड के बाद नया वर्ड आएगा, और एस और पी के बीच में भी दो वर्ड का गैप है। आप देख सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा क्यू और आर का, क्यू और आर गैप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस और पी, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आप कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के बताइएगा कि 7, 6, 10, 27, 104 के बाद अगला कौन सा क्वेश्चन, मतलब इसमें जो आने वाला है वर्ल्ड, कौन सा नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको सबसे पहले बता दूंगा, और यह आपके लिए होमवर्क है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में वही सेम ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो 1, 4, 9, 16, 25 के बाद नेक्स्ट कौन सी डिजिट यहाँ पर आएगी, तो हमें ये बताना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में, यानी कि 1 और 4 है, 1 और 4 के बीच में 2 डिजिट का गैप है, यानी कि 2 और 3, इन 2 डिजिट का गैप है। उसके बाद 4 है, और 4 और 9 के बीच में 6, हाँ 4 और 9 के बीच में आपका 4 डिजिट का गैप है, 5, 6, 7, 8, यानी कि इन 4 डिजिट का गैप है। इसमें 2 डिजिट का गैप है, फिर अगली वाली में 4 डिजिट का गैप है, फिर अगली वाली में 6 का गैप होगा, फिर अगली वाली में 8 का गैप होगा। यानी कि हर उसमें 2 ऐड होते जा रहा है, और 8 के बाद अगली डिजिट में, यानी कि जो 25 है, इसमें 10 डिजिट का ऐड होने के बाद 10 डिजिट का गैप होगा अगली डिजिट से। यानी कि 25 के बाद अगर हम देखें तो 10 डिजिट के गैप के बाद कौन सा वर्ड आएगा, वो होगा हमारा C36। यानी कि 25 में
आप 10 डिजिट को ऐड करोगे, 25 में 10 डिजिट को ऐड करके आप 36 में पहुंच जाएंगे, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी सेम है, थोड़ा इससे अल्फ़ाबेट में ये दिया गया है। तो ये दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें बताना है क्या आने वाला है। तो बहुत ही ईजी इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ये 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखते हैं कि कौन सा इसका क्वेश्चन होगा। तो OAC, फिर PBD, फिर QCE, फिर RDF, और उसके बाद देन क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, आपको इसमें अल्फ़ाबेट को देखना है, गौर से अल्फ़ाबेट लिख लेनी है एक बार, A से लेकर Z तक। फिर उसके बाद आपको ट्राई करना है कि उसके कौन सा ऐसी डिजिट इसमें कॉमन आ रही है, कौन सी डिजिट के बाद ये वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सीधे सिंपल है, SEG, यानी कि SEG इसका राइट आंसर है। तो SEG इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका क्योंकि हर एक गैप में एक लेटर का गैप होने वाला है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो OAC है आपका, O लिया गया है, फिर उसके बाद A और C के बीच में गैप है B का, फिर उसके बाद O के बाद नेक्स्ट डिजिट आ रही है आपकी P, यानी कि PBD, P के बाद B है, B के बाद एक गैप और है C का, और उसके बाद देन D, और QCR यानी कि P के बाद Q आता है, यानी कि O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, यानी कि स्टार्टिंग लेटर S से स्टार्ट होगा, और उसके बाद A के बाद B, B के बाद C के बाद D, मिडिल वाले देखना आप, बीच में D के बाद E, यानी कि S के बाद E आ जाएगा, और लास्ट डिजिट C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद G, यानी कि SEG। तो हमारा ये SEG वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, थोड़ी ट्रिक्स आपको लगानी पड़ेगी इसमें, तो उसी हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है इंडियन टाइम, वो किस देशांतर रेखा से होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है 82.5 ईस्ट, यानी कि पूर्व 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सीधे टिक कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाक जल संधि का संबंध है, पाक जो जल संधि है उसका संबंध सीधे है हमारी इंडिया और श्रीलंका से, क्योंकि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में ही पाक जल संधि का संबंध है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है हमारा STP, यानी कि STP का विचारधारा में S का तात्पर्य, यानी कि S किस चीज़ को शो करता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि STP जो होता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये इसका मोटिव होता है STP का, और हिंदी में इसको खंडीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। खंडीकरण यानी कि इस विचारधारा पे ये वर्क करता है, उसका तात्पर्य खंडीकरण से है STP में। और जो मेन वर्ड है हमारा S का संबंध है खंडीकरण से, यानी कि टुकड़ों में विभाजित जो चीज़ें हो जाती है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 9 जो है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, या फिर ऑपरेशन चोटी, या फिर ऑपरेशन सूर्य होप। तो साथियों देखो, आप यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे उत्तराखंड से रिलेटेड है। केदार ऑपरेशन है आपका, बद्री है, चोटी है, और ऑपरेशन सूर्य होप। तो इसका सबसे पहले मैं आपको राइट आंसर देता हूँ। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑपरेशन सूर्य होप, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सूर्य होप के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ही मतलब एक इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी जो है हमारी इंडिया की, उसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट चलाया गया था, उसके द्वारा ये वर्क चलाया गया था जून 2013 में, यानी कि जून 2013। जितने भी हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया साइड है, जो हमारे उत्तराखंड इलाका जिसमें आता है, उसमें ये फ्लड्स है, और काफ़ी सारे रेन है, ग्लेशियर पिघलना है, ये सारी चीज़ें हैं, भूस्खलन वगैरह काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसने ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड एक उत्तराखंड से संबंधित ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मतलब फ्लड से रिलेटेड इशू को कवर किया गया था उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी फिरोज़ाबाद होने वाला है, क्योंकि फिरोज़ाबाद ही काफ़ी पॉपुलर है कुटीर उद्योग यानी कि छोटे लघु उद्योग जहाँ होते हैं, स्मॉल बिजनेस जहाँ होते हैं, कुटीर उद्योगों को फिरोज़ाबाद में काफ़ी बढ़ चढ़ के बढ़ावा मिला है, खास करके कांच के लिए उद्योग में। कांच को आपको बता दूं कि लेड भी कहते हैं, पीबी इसका चिन्ह है, पीबी केमिकल जो फॉर्मूला है पीबी से डिनोट करते हैं। और फिरोज़ाबाद जो आपका स्थित है, ये आपका यूपी में स्थित है, यूपी में फिरोज़ाबाद स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? दोस्तों 2014 में ये पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में पारित हुआ था। तो इसमें ऑप्शन 2014 कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे ये गलत होंगे, मतलब ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं वाला। और अगर राइट आंसर की बात करें तो 2014 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। जो लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम है वो भारत में 2013 में लॉन्च हुआ था। तो ये बिल्कुल एकदम सही बात है, लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी ये कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था। 2013 में पारित हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 2013 में ये भी पारित हुआ था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है कि भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ, 1 जनवरी 1994 में से जो चीज़ लागू हुई है इंडिया में हमारे, तो वो चीज़ है हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये लागू हो गई थी 1994 में, 1 जनवरी 1994 से ये लागू हो गई थी इंडिया में। और इसका जो गठन हुआ था, बात करते इसका जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इसका गठन हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूट इसका हुआ था आपका 12 अक्टूबर 1993, यानी कि 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ था। लागू हुआ था ये आपका 1 जनवरी 1994 से। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है मानवाधिकार के लिए, मानव के हित में जो अधिकार होते हैं उसी पे ये इस चीज़ का नियम लागू हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसमें इसके तहत जो हमारा इसके अंडर जो आता है वो प्रोटेक्शन आता है ह्यूमन राइट्स के, यानी कि ह्यूमन राइट्स, आप मानवाधिकार जो होता है ह्यूमन राइट्स, वो इसके अंदर आता है। तो ये भी कभी आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, तो आप इसको भी ज़रूर याद रखिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है। तो आत्मनियमन का सिद्धांत बहुत ही एक बहुत कम पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस बार भी ये शायद पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराधिकार से, यानी कि उत्तराधिकार से इसका संबंधित है। और इसका जो मेन मोटिव होता है, जो कर्म जैसा करता है, मतलब जो कर्म व्यवहार हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, यानी कि जो कर्म और व्यवहार है जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते, यानी कि जिसको हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते तो उसको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो यही इसका मेन रूल है उत्तराधिकार का, कि जिस चीज़ को आप अच्छा नहीं मानते उस चीज़ को दूसरे के लिए बिल्कुल ना करें। तो यही इसका फंडा है, यही इसका रूल है, आत्मनियमन का सिद्धांत। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश ने भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना को प्रारूप को बनाया था,
यानी कि डैश में किस चीज़ का इनका नाम आने वाला, तो सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारूप बनाया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और बढ़ते हैं अपने सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वीडियो भी धीरे धीरे काफ़ी लंबी होने वाली है, 14-15 मिनट की हो चुकी है अभी। तो अगले क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उनकी पत्नी मेरे पति की इकलौती पुत्री है। इस महिला को महिला से पुरुष का क्या संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन है। काफ़ी रीजनिंग वाला है और रिलेशनशिप वाला है। तो एक पुरुष है, तो उसका संबंध, एक महिला ने कहा कि इनकी पत्नी यानी कि इनकी जो वाइफ है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि दोनों में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होगा। तो इनका जो रिलेशन होगा, इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि वो जो महिला थी वो उसका पति था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक रिलेशन से जुड़ा हुआ है। शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है, तो सीधी सी बात है, इसका संबंध इसका 17 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माता का, यानी कि उसकी पुत्री की इकलौती पुत्री, यानी कि अपनी ही बेटी की बात कर रही है, तो इसका माता और बेटी का बीच का संबंध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्स का मान है, यहाँ पर काफ़ी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप इसके बिल्कुल भी घबराने नहीं है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन ही काफ़ी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। एक्स का मान हमको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले 5 दिया है, फिर 12, फिर 26, फिर 54, फिर 110, तो काफ़ी इजी है। तो हम इसको सबसे पहले इसमें ये इस प्रकार से हल होगा कि 5 की जो आपकी मल्टीप्लाई कर लेनी है 2 से, 5 2 जा 10 और 10 में 2 ऐड कर लेना है, तो 12 हो जाएगा। फिर 12 की टेबल फिर से 2 में देनी है, 12 2 जा 24 और प्लस 2 कर लेना है, 26 हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते करते आपको यहाँ तक पहुँच जाओगे। 54 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 की 2 से हो जाएगी आपकी 110 ना 108, टोटल 108। 54 जा 2 जा 100 और उसमें प्लस 2 कर लेना है, तो 110 आपका यहाँ पर आ गया। और 110 की 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें प्लस 2 कर लेना है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से देखिए आप 222, 220, 164 और 136, तो काफ़ी सारे आंसर दिए हैं इन्होंने। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 222, यानी कि 18 का 222 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था। तो बुद्ध के जीवन का जो संबंध है वो कौशल राज्य और मगध राज्य दोनों से था। अब कौशल जो उनका राज्य है, कौशल राज्य में उनका ऐसा था कि वो बुद्ध जहाँ रहते थे, बुद्ध की जो राज्य था, बुद्ध का जिस देश में रहते थे, वो कौशल राज्य की राजधानी थी, यानी कि कौशल उसकी राजधानी थी उस राज्य की जहाँ बुद्ध निवास करते थे। और बात करें मगध देश से, तो मगध जो ऐसा है, मगध देश में जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनका जो अपने जिनको जो उनके शिष्य थे, विशंसार बौद्ध नाम था उनका, विशंसार बौद्ध, तो वो उनके काफ़ी सारे ज़्यादा करीबी थे। तो विशंसार बौद्ध करके उनके दोस्त थे, वो धर्म के अनुनायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुनायी थे। कौन वो थे? बिंबिसार बौद्ध नाम से, ऐसी ही कुछ नाम है उनका। तो बौद्ध धर्म के अनुनायी थे और उन्होंने मगध देश पे, यानी कि जो मगध देश है उस पर करीब 52 सालों तक राज किया उस मगध देश पे। और साथ ही उन्होंने उस पर राज किया और वो बुद्ध के बहुत ही बुद्ध को अपना गुरु मानते थे। तो बुद्ध इस वाले मगध राज्य है उस पर भी उनका बुद्ध के जीवन बसा हुआ है। तो मगध देश और कौशल देश दोनों राज्यों से बुद्ध का संबंध है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, 20 मिनट तक की ये वीडियो होने वाली है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा
बैठ जाना, तो ऑप्शन ए में आप क्लिक कर दीजिए। सो दोस्तों, वीडियो आज यहीं पर ही समाप्त होती है। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, विज़न प्लेनेट को, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज़ लाने वाले हैं, पूरी इस टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं अपने चैनल पे। तो प्रिपरेशन आप तैयार कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर मतलब ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।